अभी हम लोग को एक आइडिया डेवलप करना है डेंसिटी ऑफ स्टेट का। तो हमें एक आइडिया डेवलप करना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट। इसमें डेंसिटी का मतलब मोटे तौर पे हम जानते हैं, डेंसिटी एक बड़ा ही जनरलाइज सा वर्ड हो चुका है। वैसे तो यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मैकेनिक्स के सेंस में हम इसको डेंसिटी कहते हैं। लेकिन अगर हम आज के डेट में हमने वॉल्यूम की जगह पे एनर्जी ले ली, मान लीजिए हमारे पास एक एनर्जी रेंज है और उस एनर्जी स्टेट में कितने एनर्जी लेवल हैं, इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में बात करनी है, देन हम बात करते हैं एनर्जी स्टेट की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इससे पहले का जो हमारा आइडिया है वो ये है कि ये जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड है। बैंड मतलब है कि ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल का एक कलेक्शन है। तो अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो बहुत सारी एनर्जी लेवल का एक कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें तो वैलेंस बैंड में भी हम कहेंगे कि इस तरह से बहुत सारी एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत ही। और ये एनर्जी लेवल इतनी सारी क्यों है? क्योंकि हमारा क्रिस्टल बहुत सारे एटमों से मिलकर बना है। आप कह सकते हो अब मान लो 10⁻23 एटम्स हैं जो पर यूनिट वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इस स्थिति में क्या हो रहा होगा कि बहुत सारी एनर्जी लेवल्स वैलेंस बैंड में है, बहुत सारी एनर्जी लेवल्स कंडक्शन बैंड में है। अब सवाल ये एनर्जी लेवल क्या रिप्रेजेंट करती हैं? एनर्जी लेवल्स वो एनर्जी की वैल्यू रिप्रेजेंट करती हैं जो कोई इलेक्ट्रॉन रख सकता है। मतलब जब क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है तो ऐसा नहीं कि जो चाहे वो एनर्जी रख सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वो कितनी एनर्जी रखेगा उस पर एक रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल से हमारे भारत देश में हम कहते हैं कि जो चाहे वो बंदूक खरीद सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लाइसेंसिंग लॉज हैं, जिन लॉज के तहत ही आप वो बंदूक या वो हथियार अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, ठीक, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी है या जो भी है, बट उसके ऊपर कुछ रूल्स भी काम करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रॉन कुछ भी एनर्जी नहीं रख सकता है क्रिस्टल के अंदर, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के रूल काम करते हैं जो कि कहते हैं कुछ एनर्जी वैल्यूज़ हैं जिनके जो आप रख सकते हो। तो इस तरह से वो एनर्जी लेवल्स यहाँ पर हैं, इस तरह से एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो एनर्जी की लेवल है, ये बैंड के अंदर क्या सारी एनर्जी लेवल एक कांस्टेंट तरीके से बटी होती हैं? जैसे अगर आप देखो तो ऐसा लग रहा है कि टॉप है वैलेंस बैंड का, बॉटम है वैलेंस बैंड का, और इसके बीच में एक यूनिफॉर्म तरीके से एनर्जीज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ऐसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी लेवल्स यूनिफॉर्मली बटी हुई हैं। तो यही सवाल है डेंसिटी ऑफ स्टेट में, हम यही सवाल पूछते हैं कि क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या सच में जो एनर्जी स्टेट्स होती हैं, कि सच में जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, क्या वो इस तरह से होती हैं सबसे कि जितनी जितनी डेंसिटी यहाँ होगी उतनी डेंसिटी यहाँ होगी, उतनी डेंसिटी यहाँ, इस तरह से होता है? तो जो मैथमेटिक्स है, इससे जुड़ी हुई मैथमेटिक्स है जिससे हम फिजिकल इंसाइट देखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी लेवल्स इस बैंड के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं कि हर जहाँ पे जाओगे वहाँ बराबर मात्रा में एनर्जी लेवल्स मिलेंगी। एनर्जी लेवल एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती हैं और वही उसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक तरह से कह लो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं यूनिफॉर्म तरीके से है, यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर एनर्जी लेवल कम होंगी, यहाँ बीच वाले हिस्से में एनर्जी लेवल की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और फिर ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी लेवल्स होती हैं वो कहाँ कंसंट्रेटेड होती हैं? इस बीच वाले हिस्से में। लोअर पे भी कम होती हैं, अपर पे भी कम होती हैं। इसलिए हमारा फाइंडिंग है जो हम लोग देखते हैं। अब अगला सवाल ये होता है कि ये फाइंडिंग हमने पाई कैसे? तो कुछ नॉर्मल से नियम हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से हैं और कुछ क्वांटम मैकेनिकल लॉज भी हैं। मेरे ख्याल से कई बार क्या होता है ना, क्वांटम मैकेनिकल लॉ थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से हमारे सामने लॉजिक रखता है। भले हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की समझ अभी आपकी उस लेवल की नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ बेसिक जानकारी के आधार पर कुछ ऐसे लॉजिक यहाँ पर बता सकते हैं आपको जिससे आप कहोगे कि हाँ ठीक है, डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है और एनर्जी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होती है वो किस तरह से एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेटेड होती है। तो एक चीज़ और, एक लेक्चर और इससे पहले था हमारा जिसमें हमने
LCAO मेथड से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से बैंड बनने को दिखाया था हमने कि कैसे जो है बैंड जो होते हैं वो LCAO मेथड यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, एक जो थ्योरी है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस थ्योरी के हिसाब से LCAO थ्योरी के हिसाब से भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। देखो ऐसा होता है कि आपके पास जब क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के अंदर जो है बहुत सारे एटम हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एटम है, ट्रिलियन, हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे हर एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन का जो पूरा हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम एक स्टेट, एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेव फंक्शन की गहराई में जाने के बजाय आप बस इतना समझिए कि वेव फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसी एटम के साथ जो ये इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, इनकी स्थिति को बताता है। तो साई ए एटम ए के इसको बताता है कि जो एटम ए है उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी प्रॉपर्टी कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साई ए। ऐसे ही एक दूसरा एटम है, उसके लिए आपने वेव फंक्शन साई बी इस्तेमाल किया। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे एटम हैं तो आपने उनके लिए वेव फंक्शन साई एन तक यूज करके ले गए। मान लो एन एटम है, एन एटम मान लें, एन एटम है तो हमने इस तरह से साई एन रिप्रेजेंट कर दिया। एन इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। तो हर एटम के इलेक्ट्रॉनों के लिए आपके पास एक वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन जो होता है चूँकि एक मैथमेटिकल फंक्शन है और हम जब श्रोडिंगर इक्वेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो वेव फंक्शन होते हैं ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं। वेव फंक्शन आपस में जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, और जब ये इस तरह से कंबाइन होंगे तो एक नया वेव फंक्शन बनाएंगे। तो जो नया वेव फंक्शन होगा वो भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, और जो पुराने वेव फंक्शन है साई ए साई बी, ये भी वेव फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि अगर आप वेव फंक्शन ले करके उनको आपस में कंबाइन करते हो तो जो नया वेव फंक्शन होगा वो भी वैलिड होगा। तो अगर साई ए साई बी साई सी ये सब वैलिड हैं तो जो नया वेव फंक्शन आएगा इनके कॉम्बिनेशन से वो भी वैलिड होगा। तो अब आप समझो यहाँ पर क्या होने वाला है कि हम इन सारे वेव फंक्शन को, जितने हमने वेव फंक्शन लिए हैं, इनको हम आपस में कंबाइन करना शुरू करेंगे। अब जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन आएगा साई वन, साई टू, साई थ्री, इस तरह से करते हुए साई एन आएगा। अंतर देखेंगे, साई ए साई बी साई सी एंड साई एन आर द वेव फंक्शन दैट रिप्रेजेंटेड द स्टेटस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका, और इनके कॉम्बिनेशन से हम नए वेव फंक्शन पा रहे हैं साई वन साई टू साई थ्री साई फोर। और ये जो नए वेव फंक्शन होंगे साई वन साई टू साई थ्री साई फोर वगैरह, ये क्या करेंगे, ये हमें उन इलेक्ट्रॉनों, उन सारे इलेक्ट्रॉनों के कंबाइंड एनर्जी के बारे में बताएंगे कि सारे इलेक्ट्रॉन जब आपस में कंबाइन होंगे तो किस तरह की एनर्जी वैल्यू को रख पाएंगे। देखते हैं कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि हम साई वन के बारे में बात करें तो साई वन को हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए साई वन जो है साई ए साई बी साई सी साई डी एंड इस तरह करते करते साई एन का कॉम्बिनेशन है। मतलब आप ये स्थिति सोच रहे हो कि जितने भी ये वेव फंक्शन है, हर एटम का वेव फंक्शन आपस में प्लस साइन से जुड़ जाए और सब जुड़ने के बाद जो वेव फंक्शन आएगा वो साई वन होगा। ओके, एक दूसरा वेव फंक्शन हम मान सकते हैं साई टू, जो ऐसे है साई ए माइनस साई बी प्लस साई सी साई डी प्लस साई एन, इस तरह से। मतलब आप देख रहे हो सारे वेव फंक्शन का साइन तो प्लस है, केवल एक वेव फंक्शन का साइन माइनस है। ऐसे ही साई टू क्या हो सकता है, साई ए माइनस साई बी माइनस साई सी प्लस साई डी, इस तरह से हम ऐसे जोड़ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे कि हम इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, फिर तीनों को माइनस कर दें। आखिर में होते होते हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बचेगा साई एन, इसमें साई ए माइनस साई बी प्लस साई सी माइनस साई डी प्लस साई, और आगे करते करते इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, सारे के सारे वेव फंक्शन के साइन प्लस हैं। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे वेव फंक्शन के साइन प्लस है, एक का माइनस है, यहाँ दो के माइनस है,
फिर यहाँ आखिरी वाला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या दिखा रहा है कि एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, इस तरह से। तो अब ये सारे कॉम्बिनेशन हैं और हम ये देखेंगे कि इसमें दो एक्सट्रीम केस भी बन रहे हैं। अब जरा सा इसको हम कैसे करने वाले हैं, अब हम इसको ग्राफिकली कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एक्सट्रीम केस ये बना जहाँ की अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस सबके अल्टरनेट साइन है। एक एक्सट्रीम केस ये बना जहाँ सबके के सबके प्लस प्लस साइन है। अगर हम इनको ग्राफिकली बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, जो ये वाला एक्सट्रीम केस है ये कुछ ऐसे दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, मान लो ये जो पॉइंट है ये सब एटम की लोकेशन को शो कर रहे हैं, हाँ, तो हमारा ये वेव फंक्शन ऐसे होगा, दिस इस तरह से। तो आप जो सारे साई वन साई वन साई वन साई टू साई थ्री साई ए साई बी साई सी सब आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरह का बनेगा। दिस इज़ अ कंडीशन। और अगर हम इसका बात करें तो इसका ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एटम है, ये हमारे पास एटम्स शो हो रहे हैं, एटम्स हमारे शो हो रहे हैं। तो यहाँ देखो साई ए प्लस, ये यहाँ पर क्या, ये साई ए है, ये साई बी है, ये साई सी है, ये साई डी है, और ऐसे ऐसे करते करते ये साई एन था। यहाँ पर साई ए प्लस है तो इसका ऐसे जाएगा, ठीक है, और साई बी माइनस है तो इसका ऐसे जाएगा, फिर इसका ऐसे जाएगा, इसका ऐसे जाएगा, इस तरह से आप इस तरह से। तो एक प्लस है और एक माइनस है। अगर हम इसकी बात बताएं तो आपके पास जैसे ये एटम्स हैं, साई ए साई बी कॉरस्पॉन्ड करते हुए एटम, साई ए प्लस है तो साई बी माइनस हुआ, उसके बाद सारे के सारे प्लस हो रहे हैं, इस तरह से प्लस हो रहे हैं। एक इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, साई ए प्लस है, फिर दो माइनस हुए, फिर ये प्लस हुए, इस तरह से सारे प्लस होते और इस तरह के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होना शुरू हो जाएंगी। तो आप दो एक्सट्रीम केस देख रहे हो, एक एक्सट्रीम केस ये वाला है, एक एक्सट्रीम केस ये वाला है। ये जो केस होगा इसे कहेंगे एंटी बॉन्डिंग। इस कंडीशन को हम नाम देंगे एंटी बॉन्डिंग, और इसकी एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट होती है। इस केस की स्टेबल स्टेट है तो इसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है, इसे कहते हैं बॉन्डिंग स्टेट। ये बॉन्डिंग स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कुछ कैसे आएगी, जरा देखें। यहाँ एनर्जी का कुछ ऐसा होगा, यहाँ एनर्जी कुछ अलग तरह से होगी, देखेंगे कैसे। जैसे इसको हम पहले अगर हम यहाँ पर दिखाएं ये, तो ये हाईएस्ट एनर्जी ये इसको बिलोंग करेगा, ये एनर्जी की फॉर्मूला है, ये एनर्जी का है, ठीक है, और ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का है, हम कहें या डेंसिटी ऑफ स्टेट का, हाँ ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए कहें, डेंसिटी ऑफ स्टेट। इस तरह कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होगा, एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जहां अल्टरनेट प्लस अल्टरनेट माइनस अल्टरनेट से जुड़ेंगे, और ये भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी। लोवेस्ट एनर्जी ये है, हाईएस्ट एनर्जी ये है। अगर लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में इस तरह के कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं जो कि बहुत अंतर है, तो ये बहुत कम, इनकी इस तरह की बहुत कम डेंसिटी ऑफ स्टेट, इनके लिए बहुत कम, इनके लिए बहुत कम, और बाकी के लिए इसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरह का आता है। तो हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें एक प्लस, किसी में दो माइनस, किसी में ये तीन माइनस, मोस्टली प्लस दो माइनस, मोस्टली प्लस एक माइनस, मोस्टली प्लस चार माइनस, इनकी जो स्टेट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो हम ये पाते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है वो इस तरह कॉम्बिनेशन फॉलो करती है कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस रेंज में ज़्यादा होंगे, फिर यहाँ जैसे आप आते जाओगे ये कम होती जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि ऐसी एनर्जी स्टेट जो कि इस तरह की एनर्जी कंडीशन को फॉलो करते हैं कि सारे वेव फंक्शन सेम साइन जुड़ करके जो बताएंगे उनकी संख्या बहुत कम होती है। ऐसे वेव फंक्शन जिनकी जो बहुत अल्टरनेट तरीके से वेव फंक्शन जुड़ने से आते हैं उनकी संख्या भी कम होती है। मोस्ट ऑफ दी जो एटम्स होते हैं,
मोस्ट ऑफ द एटम्स कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी स्टेट कैसी होती हैं, जो कि इस जगह पर होती है, ये पर्टिकुलर जगह पर है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ते जाते हैं, वहाँ उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। इस वजह से अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसी चीज़ को, ये तो पूरा ग्राफ मैंने बना दिया है, अगर नॉर्मली हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये GE जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ स्टेट को। G इज़ द सिंबल फॉर द डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो एनर्जी पर डिपेंड करता है, और ये आपकी एनर्जी है। तो आगे एक रिलेशन ये होता है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है √E के। डेंसिटी ऑफ स्टेट प्रोपोर्शनल होता है √E के। √E का मतलब अगर आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो यहाँ से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि ये कुछ पैराबोलिक रिलेशन होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे आता है, इस तरह का। तो ये चीज़ यही दिखा रहा है कि जब एनर्जी बहुत कम है, जैसे यहाँ देखो एनर्जी बहुत कम है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट कम होगी, यानी बहुत कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए जो ज़रूरी जगहें हैं, जिनको हम स्टेट कहते हैं, उनकी संख्या कम होगी। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टेट को रखने वाली भी जगहें कम होती हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी स्टेट्स वो होती हैं जो उन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी को रखती हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम से थोड़ा ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा से कम है, यानी जो मीडियम रेंज की एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका ग्राफ यही शो कर रहा है कि बहुत कम एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी स्टेट कम होंगी, और जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ते जाओगे आपकी डेंसिटी ऑफ स्टेट बढ़ती जाएगी, यानी कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो बढ़ती हुई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए एनर्जी स्टेट्स आ रही हैं, मिल रही हैं। जैसे अगर हम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ऐसा ही है। आप सोचें कि ऐसी जगहें जो मतलब ऐसे लोग जो बहुत 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 गरीब हैं, बिल्कुल मतलब लोएस्ट पॉसिबल है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे लोग जो बहुत 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 अमीर हैं, हम अपने देश की बात करें, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। मोस्टली लोग कैसे हैं, मोस्टली वैसे लोग हैं जो बहुत अमीर और बहुत गरीब के बीच में है, मिडिल क्लास जो फैमिली है हमारी। तो वैसा है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी, वहाँ वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे यहाँ पर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों रखने के लिए एनर्जी लेवल्स बहुत कम, बहुत ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉनों रखने के लिए एनर्जी लेवल्स बहुत कम। मोस्ट ऑफ द एनर्जी लेवल्स किन इलेक्ट्रॉनों के लिए हैं, जिनकी एनर्जी बहुत कम से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा से कम है, मिडिल रेंज में है। तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि हम देखते हैं, और इस डेंसिटी ऑफ स्टेट के लॉजिक से हम आगे चल करके बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे। डेंसिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। सो आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्टेट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए मिलते हैं क्लास में for the next topic that is related with the Fermi energy.